हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीटेट की क्लासेस कर रहे हैं और आज हमारी सीडीपी की क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी साइंस की सीरीज़ भी चल रही है पेपर 2 के लिए। आप साइंस की उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पूरी साइंस एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपना सीटेट इजीली क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने। और देखिए, कमेंट करके हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आप बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरा है अवधान और स्मृति, तीसरा है शारीरिक प्रणाली की क्रिया और चौथा है प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। अब देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, संवेगात्मक विकास मतलब क्या? संवेग मतलब होता है हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचार। जैसे किसी चीज़ से डर लगना, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना, क्रोध आना, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं संवेग। तो संवेगात्मक विकास का हिस्सा इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो हम कहेंगे इन चार ऑप्शन में से सबसे पहला वाला जो है संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। अब कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्वैयक्तिक कौशल मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भाव और मन के विचारों को समझ पाना। जब हम सामने वाले व्यक्ति को समझ जाते हैं अच्छी तरह, तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर अंतर्वैयक्तिक कौशल है। ठीक है, क्या होता है? जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं, उसके विचारों को जान पाते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल, जो कि आपको याद रखना है। तो यही क्या है? हमारे संवेग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? इनमें से कौन से कारक ऐसे हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं? ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। सबसे पहला है आनुवंशिकता, फिर है भौतिक वातावरण, उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए, जो बच्चों का विकास होता है ना, वो इन तीनों चीज़ों से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता से भी, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, इससे भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ भौतिक वातावरण मतलब आसपास का जो वातावरण है, उससे भी प्रभावित होता है। और समाज और संस्कृति, ये दोनों चीज़ें भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक कथन दिया है और तर्क दिया है, आपको बताना है कथन और तर्क में से कौन सा सही है। और देखिए, ये जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, ये अब आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। कथन आपको दिया है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो गतिक कौशल है वो महत्वपूर्ण होता है। गतिक कौशल मतलब होता है फ्रेंड्स कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, जैसे बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, है ना, तो वो सब हमारे गतिक कौशल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों की जो मसल्स होती हैं और जो पूरा फिजिक होता है वो उसमें डेवलप होता है। तो ये तो महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन कथन में कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम कहेंगे कथन हमारा गलत है। तर्क दिया है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब होता है फ्रेंड्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है सेंटेंस में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ना कि स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम कहते हैं हमारा विकास हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए सीखना और विकास दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे
हमारा कथन भी गलत है और इसमें जो तर्क दिया है ये भी गलत है। तो अब ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना होगा। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ये कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। और ये कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मानेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में ना ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं जिनके ऑप्शन सही नहीं दिए होते हैं। इस कंडीशन में आप जिस भी ऑप्शन को टिक करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, लेकिन वो हमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इस वजह से आप सभी को ऐसे क्वेश्चन में बोनस नंबर दिया जाता है, जो कि हम कहते हैं एक फ्री का नंबर हमें मिला है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में वो मिलता है। बाकी आपको ध्यान रखना है जो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, ये रहा आपके सामने। माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? पहला है दोनों की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा कह रहा है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए माध्यमिक स्कूल में फैमिली और समकक्षी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनकी कक्षा में जो पढ़ते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और परिवार भी। दोनों की इम्पॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोनों की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है, तो पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? बताइए। पहला दिया है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में और चौथा है संवेदी गामक अवस्था में। अब देखिए जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये उसके 4 अवस्थाएं आपको बताई हैं, ठीक है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन अवस्थाओं का सीक्वेंस भी आपसे कई बार पूछा जाता है, आप सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस है आपका SPCF, ये एक ट्रिक है, ठीक है। नोट्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो SPCF मतलब क्या होता है? S फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक अवस्था, P होता है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक और F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। अब आपसे पूछा है कि शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए अगर बच्चा विवेचित कर ले रहा है तो वो पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज में है? तो आप कहेंगे वो है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, उनसे कम है या उनसे बेहतर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है वो मात्रा में वयस्कों के समान होती है। मतलब जो बच्चे जितना सोचते हैं उतनी ही मात्रा में एक वयस्क व्यक्ति भी सोचता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि वो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से अलग अलग तरीके से सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, वयस्क है। छोटा बच्चा भी उतना ही सोचेगा मात्रा में और एक बड़ा अडल्ट व्यक्ति भी उतना ही सोचेगा, लेकिन सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों के लिए सोचेंगे, यानी कि गुणात्मक रूप से उनकी सोच अलग अलग होगी। जैसे छोटा बच्चा है वो सोचेगा अपने खिलौनों के बारे में कि मेरे खिलौने कहाँ हैं, मेरे टॉयज़ कहाँ हैं, पापा ने अभी तक मुझे मेरे टॉय नहीं दिए, वो ये सोच रहा है। वहीं एक अडल्ट व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि फ्यूचर में मुझे ये बनना है, अभी मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जो सोचने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सोचने की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बराबर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो सोच होती है वो
गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में ऐसा है, ये आपसे पूछा है। पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में जो आप देख रहे हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समाज के बारे में सोचा जाता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है, ये सब इसी के अंदर आता है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे सिंपल यहाँ पर पूछा हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आप जानते ही हैं लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी, जो सिद्धांत दिया था, वो इनमें से एक ही सिद्धांत है जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। कभी कभी ना ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है, इतना इजी, बस थ्योरी का नाम आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी थ्योरी में इन्होंने ये भी प्रस्तावित किया कि सीखना जो है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? पहला है कि बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों की खोज कर पाएँ। दूसरा है बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। तीसरा है बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सज़ा देनी चाहिए। और चौथा है बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। तो ये जो सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है उसका निहितार्थ फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों को सीखने में आप क्या करेंगे, बच्चों को मार्गदर्शन देंगे, एक डायरेक्शन देंगे और बच्चों की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे करके अपनी मदद करना निम्न में से किस चीज़ का उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी आपका लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में पहला है पाड़, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है बहुबुद्धि और चौथा है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहाँ पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है और वो हेल्प कर रहा है किसी इशारे से या फिर कुछ भी संकेत दे करके, तो उसका मतलब हमेशा होता है कि वे दूसरे की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और इसे हम कहते हैं पाड़ प्रदान करना। पाड़ का मतलब होता है दूसरे को हेल्प करना, यानी कि दूसरे को मदद करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेम ऐसे ही हो रहा है कि रोमा जो है जसप्रीत को एक पहेली सुलझाने के लिए क्या कर रही हैं, संकेत और इशारे दे करके उसकी मदद कर रही हैं। ठीक है, और वो कब तक मदद कर रही हैं, जब तक कि वो उस तरह की पहेली को सुलझाने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे वो उसकी हेल्प कर रही है। और इसी प्रकार की जो हेल्प होती है, जो इशारे देना या संकेत देना, उसी को हम कहते हैं कि व्यक्ति को पाड़ प्रदान करना। पाड़ को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में याद रखें क्योंकि ये ज़्यादा सही है इंग्लिश में। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। पाड़ होता है हिंदी में, दूसरा नाम इसका मचान है, तीसरा नाम इसका अवधान है। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद रखें तो इंग्लिश में एक ही नाम है जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है।